नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड मांगे भू कानून, एक आंदोलन जो उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाहर इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कौन से भू कानून की मांग चल रही है? क्या कोई भू कानून पहले से मौजूद नहीं है? और अगर है तो फिर नए कानून की मांग क्यों? या फिर किसी तरीके के अमेंडमेंट की मांग चल रही है? और अगर किसी संशोधन की मांग हो भी रही है तो क्या ये मांग जायज़ है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूंगा। हमारे देश में लगभग 300 भू कानून पहले से मौजूद हैं जो अलग अलग एरिया के हिसाब से बदल जाते हैं। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था और उत्तराखंड के लोगों की बहुत सी इच्छाएं थीं, सपने थे कि हमारा उत्तराखंड बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। पिछले 20 सालों में विकास तो हुआ है, लेकिन नेताओं का 20 साल में 10 से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बदलने वाले राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और नेताओं की महत्वाकांक्षा का पता चल जाता है। अभी भू कानूनों की बात चल रही है, लेकिन किस तरीके का कानून चाहिए ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। कोई रूपरेखा बाहर नहीं आई है। आंदोलन बिखरा हुआ सा है। बहुत सारे संगठन इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से देवसेना उत्तराखंड नाम के संगठन को मैं जानता हूं और इस मसले पर वो पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से इसको उठा रहे हैं। सबसे पहले अभी मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। उत्तराखंड को अगर आप ज्योग्राफिकली देखते हैं तो उत्तराखंड 3 हिस्सों में आपको दिखाई देता है: पर्वतीय, भाबर और तराई। पर्वतीय इलाका ऊंचे पहाड़ों वाला, भाबर पहाड़ और मैदान को जोड़ने वाला और तराई मैदानी इलाका यानी कि प्लेन्स होता है। पूरे उत्तराखंड में लगभग 9 से 12% जमीन ही खेती के लिए है, जिसमें से भी 50% हिस्सा सिर्फ 12% लोगों के पास है। ये आंकड़ा भी सन 2000 का है। तब से लेकर आज तक सरकार के पास कोई क्लियर एंड कंफर्म डेटा नहीं है। सरकार का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में 6.5% एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन जानकार इस डेटा को गलत बताते हैं और कहते हैं कि पर्वतीय इलाकों में सिर्फ 4% के आसपास ही एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मैदानी इलाकों में आता है, जो कि आज के वक्त में तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। कहीं कॉलोनियाँ बन रही हैं तो कहीं इंडस्ट्रियल एरिया। हैरानी की बात तो ये है कि मैदानी इलाकों में सिडकुल जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बनने के बाद भी और लगातार कॉलोनियाँ बनने के बाद भी एग्रीकल्चरल लैंड कम नहीं हुई हैं, बल्कि सरकारी कागज़ों में बढ़ी है। पलायन से उत्तराखंड के 1600 गांव खाली हो गए हैं और उन खाली गांवों की ज़मीन जो बंजर हो गई है या फिर जिनमें झाड़ी या पेड़ उग गए हैं, उन पर भी फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट होने की संभावनाएं बनी हुई है। जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड सरकार ने पहले से चल रहे उत्तर प्रदेश के कानून को हूबहू उत्तराखंड के भू कानून में जगह दे दी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। 4 से 6 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित करवाया गया था। इस संशोधन के जरिए इस विधेयक में धारा 143 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए जमीन का मालिक खुद अपनी जमीन बेचे या कोई उससे ये जमीन खरीदे तो इस जमीन का लैंड यूज बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि लैंड एग्रीकल्चर में ही दिखेगी जबकि उसका यूज़ किसी और पर्पस के लिए किया जा रहा होगा। इसके साथ ही धारा 154(2) भी इस कानून में जोड़ी गई है, जिसके ज़रिए ज़मीन खरीदने की लिमिट पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के हिसाब से राज्य के बाहर का कोई शख्स राज्य में सिर्फ 12 एकड़ ज़मीन ही खरीद सकता था। उत्तराखंड में 2002 में बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद की सीमा 500 स्क्वायर मीटर कर दी गई थी और फिर 2007 में यह सीमा और घटा करके 250 स्क्वायर मीटर कर दी गई थी। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में पारित करवाए गए कानून के बाद 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ज़मीन खरीद की इस लिमिट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब कोई भी कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है।
इस बारे में यह भी कहा जाता है कि यह विधेयक विधानसभा में सरकार ने बिना किसी चर्चा के ही पारित करवाने की कोशिश की थी। इस मामले में केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ही एकमात्र विधायक हैं जो इस विधेयक के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने इस विधेयक को पहाड़ में जमीनों की खुली लूट करने वाला विधेयक कहा था। मनोज रावत तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि इस विधेयक की कॉपी विपक्ष के विधायकों को दी ही नहीं गई थी। कॉपी केवल नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को दी गई। ये कानून जिस तरीके से पास कराया गया है, इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। जब उत्तराखंड बनाने का आंदोलन चल रहा था तो जल जंगल जमीन की मांग इसमें प्रमुख हुआ करती थी और यही इस आंदोलन की आत्मा भी थी। इन ख्वाहिशों के साथ उत्तराखंड बना था कि उत्तराखंड बनने के बाद राज्य के संसाधनों पर पहला हक राज्य के लोगों का होगा। लेकिन राज्य के लोग राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब वे राज्य में रुकेंगे। उन्हें रोकने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट नीतियां नजर नहीं आती हैं। उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश। भौगोलिक स्थितियां दोनों की लगभग एक समान हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 के चलते वहां कोई भी ज़मीन जो एग्रीकल्चर के लिए थी, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए नहीं बेची जा सकती है। धोखे से अगर बेच भी दी जाए और जांच के दौरान ये साबित हो जाता है तो ये लैंड सरकार के पास चली जाती है। मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदने की भी सीमा तय है और ये भी प्रावधान है कि जिससे ज़मीन खरीदी जाए वो ज़मीन बेचने के बाद बेघर या भूमिहीन न हो। इसके अलावा राज्य से बाहर के लोगों के लिए ज़मीन खरीद पर भी रोक है और ऐसा कानून होने के बावजूद भी हिमाचल की बेरोज़गारी दर 12% है जबकि उत्तराखंड की 22%। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने श्री रविंद्र चोपड़ा जांच कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि उत्तराखंड में 7000 फीट से ज़्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखला में सो कॉल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जो कि उत्तराखंड के लिए विनाशकारी साबित होंगे। इसके बावजूद भी आज उत्तराखंड में 25 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं जो 7000 फीट से ऊंचे दर्रों पर चल रहे हैं, जिसमें से 6 मीडियम है और 19 छोटे पावर प्लांट हैं जिनसे 2378 मेगावाट कैपेसिटी की बिजली बनाई जा रही है, जो किसी बड़ी आपदा को बुलावा मात्र हैं। इसके अलावा इन इलाकों में बन रहे होटलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज़ी से होटलों का निर्माण हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए एक खतरा भी है। इससे तात्कालिक राहत तो आपको मिल सकती है कि आपको रोज़गार मिल गया, लेकिन आने वाले समय में जो आपदाएं आएंगी वो झेलने से बाहर होगा, वो हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा कि हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें। हैरानी तो तब होती है जब औने पौने दामों में अपनी ज़मीन बेच चुके लोग इन्हीं होटलों में 4-5 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी भू कानून, कोई भी संशोधन तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम उसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आत्मा जल जंगल ज़मीन को उसमें समाहित न कर लें। ये तो तय है कि राज्य को एक स्पष्ट भू कानून की ज़रूरत है। वो कैसा होना चाहिए, क्या वो हिमाचल जैसा हो जैसा कि मांग चली हुई आ रही है, या फिर कुछ और? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुंचाने की हमें लिखिए, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुंचाइए। तब तक बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।